हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। लेट्स मूव अहेड। आई होप कि चैप्टर नंबर 5 तक के जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट आपके दिमाग में हो चुके हैं क्लियर। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर के बारे में, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 6 यानी कि लेसन नंबर 6। एंड सर, इस चैप्टर के अंदर जिस टॉपिक के बारे में बात करी गई है, ये टॉपिक हमारे लिए इस पर्टिकुलर लेवल पे तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि ये आपके पर्सनल करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि यूजुअली ऐसा होता है कि हमारी कंट्री में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो टारगेट होता है, वो ये कि हमें किसी कंपनी में एक अच्छी जॉब जो है वो मिल जाए। और इतनी अच्छी जॉब मिल जाए बोले हमें कि आगे चल के जब बोले हमारा रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो उस टाइम पे बोले 2-5 करोड़ रुपए जो है वो बोले हमारा एनुअल पैकेज होना चाहिए। लेकिन कोई इंसान इस चीज के बारे में बहुत कम सोचता है कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं अपने मेहनत से, अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहता हूं और मैं दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करके देना चाहता हूं। नाउ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर आप हमारी कंट्री के अंदर बात करें तो हमारी कंट्री में काफी सारे गुड्स का इंपोर्ट जो है वो यहां पे किया जाता है, राइट। एंड वहीं पे अगर आप हमारी कंट्री से गुड्स के एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसकी मात्रा इंपोर्ट के मुकाबले में काफी काफी ज्यादा कम है। सर, इसमें बुरा क्या है और इसमें अच्छा क्या है? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट बुरे दो चीजों का होता है। एक है आपका, जिसे आप नाम दे सकते हैं रॉ मटेरियल, कच्ची वाली चीजें जिसको कि प्रोसेस किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है इनटू द फाइनल गुड्स, राइट। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? दूसरा आपका हो जाता है फाइनल वाला गुड्स। सेम इसी तरीके से अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो इंपोर्ट भी दो टाइप के गुड्स का होता है। एक कौन सा? सबले रॉ मटेरियल, और दूसरा कौन सा? सबले फाइनल वाला गुड्स। आपको ये सोच के काफी ज्यादा क्या बोलेंगे, आश्चर्य होगा इस चीज का कि सर हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट है वो काफी कम होता है और फिनिश गुड्स का जो इंपोर्ट है वो काफी एक्सेस में होता है, ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो फिनिश गुड्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा कम होता है। अब सवाल आएगा आपके दिमाग के अंदर कि सर ऐसा क्यों है कि हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट है वो काफी कम होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो ध्यान से भाई साहब, सर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन हमारी कंट्री के पास में सफिशिएंट इंडस्ट्रीज ही नहीं है। हमारी कंट्री के पास में सफिशिएंट जो कैपिटल वाले गुड्स होने चाहिए जिससे कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, सर वो कैपिटल गुड्स ही हमारे पास में नहीं है। कोई मैन्युफैक्चर ही नहीं करता है, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चर किस चीज को? कैपिटल वाले गुड्स को कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता है तो बोले इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब आप इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू इंडिया में ही फिनिश गुड्स को क्या करना? प्रोड्यूस करना, राइट। अच्छा, दूसरी बात, सब बोले अगर मैं यहां पे एक्सेस फिनिश गुड्स की बात करूं जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि सर हमारे कंट्री के अंदर हमारी जो डिमांड है, हमारी जो नीड है, ह्यूमन वांट्स जो हैं, उसको पूरा करने के लिए अगर फिनिश गुड्स नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है कि सर हमारी कंट्री में चाइना से बहुत सारे पेन ड्राइव जो हैं, जिसमें पेन ड्राइव का नाम क्या आता है? सैनडिस्क, अगर आपने नाम सुना होगा तो, ठीक है। ये सर पेन ड्राइव इंपोर्ट किया जाता है जो कि सबसे ज्यादा चीप पड़ता है। अगर आप एचपी के पेन ड्राइव की बात करोगे, सैमसंग के पेन ड्राइव, ये भी इंपोर्ट ही किए जाते हैं, राइट। लेकिन चाइना से सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है पेन ड्राइव का वो रहता है सैनडिस्क वाला, जो कि सर इंपोर्ट किया जाता है और इंडिया से परचेज नहीं होता है, या पेन ड्राइव्स का इंडिया में इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है जिसकी वजह से सस्ते दामों पे इंडिया में पेन ड्राइव को बेचा जा सके। कैन आई से दिस इज अ बैड थिंग? डेफिनेटली इट इज अ बैड थिंग, वेरी 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 बैड थिंग, राइट। बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कौन सा? एक्सपोर्ट का। सर हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल जो है उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। सर क्यों ऐसा? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर जैसे मान लीजिए मैं किसानों की बात करूं, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र में अगर डिस्कस करूं तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी के अंदर आम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, पहली चीज़।
दूसरा, नागपुर करके जगह है जहां पे ऑरेंज जो है संतरा वो बहुत फेमस है, लेकिन अगर आप मार्केट में मतलब इवन नागपुर के मार्केट में संतरा खरीदने जाओगे ना तो आपको बेस्ट क्वालिटी का संतरा जो है वो नहीं मिलेगा। से क्यों? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का संतरा जो है वो ऑलरेडी इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो चुका है और जो लो क्वालिटी का बचता है वही सिर्फ आपके डोमेस्टिक मार्केट के लिए बचता है। अरे वेट ना पॉइंट, क्यों ऐसा सर? अरे इससे बहुत सिंपल सी बात है, हमारी कंट्री में ऐसी चीजें ही नहीं है जिससे कि संतरे का जो जूस है उसको निकाला जा सके और उसको प्रॉपर टेट्रा पैक में पैक करके लंबे टाइम पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रखा जा सके। अगर है भी तो महंगी पड़ते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। फिर उसके बाद में सब बोले फिनिश गुड्स जो हमारे हैं, फाइन गुड्स जो है उनका एक्सपोर्ट क्या होता है? कम होता है। क्यों ऐसा? सर जब कैपिटल गुड्स ही नहीं थे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ, जब मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ तो एक्सपोर्ट कहां से करोगे? नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा सिर्फ इतना नहीं है भाई साहब, इससे ना बहुत बड़ा एक और प्रॉब्लम है। क्या? कि सर जब ये वाला सिचुएशन यहां पे होता है तो इसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा कम जनरेट होता है। सर क्यों कम जनरेट हुआ? अरे भाई साहब जो हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल था वो तो आपने इंडिया के बाहर भेज दिया, तो जब रॉ मटेरियल ही इंडिया के बाहर जा चुका है तो एम्प्लॉयमेंट किस चीज का करेंगे? मतलब लेबर किस पे काम करेगा? कोई चीज है ही नहीं जिस पे काम किया जा सके। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है भाई साहब कि हाँ कंट्री में एम्प्लॉयमेंट है बट उतने लेवल का नहीं है कि जितने लेवल का होना चाहिए। क्या हमारी कंट्री का हर एक बंदा जो कि एलिजिबल है वो सही जॉब पे है? आपका जवाब आएगा नहीं सर, ऐसा नहीं है। गॉट द पॉइंट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही रास्ता निकलता है और वो क्या है कि अपने दिमाग में, यानी कि हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं उन हर इंसान के दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें बिजनेस करना है। अगर हम बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे तो हम 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। गॉट द पॉइंट? लेकिन अगर हम ही ये सोच के चलेंगे कि मैं तो भैया कल को जाके किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूंगा और हर बंदा अगर जॉब के बारे में सोच रहा होगा तो जॉब कहां करेंगे भाई साहब? कहां जाके जॉब करेंगे जब कोई एंटरप्रेन्योर ही नहीं होगा या जब कोई बिजनेस हाउस ही नहीं होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए इवन बोले अगर हम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो पिछले कुछ सालों के अंदर, यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 2014 से लेके अभी तक और आगे तो ये और बढ़ते जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसमें कि यहां तक बोला जा रहा है कि चीजों को इंडिया में बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में डिजिटलाइजेशन, उसके बारे में आपने शायद सुना होगा, मेक इन इंडिया के बारे में सुना होगा, डिजिटल इंडिया के बारे में सुना होगा, और अभी रिसेंट के टाइम में जब चाइना के साथ में हमारे पंगे शुरू हुए तो उसके बाद में आपने एक और बड़ी चीज के बारे में सुना होगा जिसका नाम क्या था? आत्मनिर्भर बनना, कि हमें इंडिया के बाहर से कोई चीजों को इंपोर्ट ना करना पड़े और या फिर कम से कम करना पड़े, उसके बोले हमें क्या करना चाहिए, स्टेप जो है वो बढ़ाने चाहिए। और इंपॉर्टेंट वाली बात सर कि कल तक ऐसा हुआ करता था कि हम सोचते थे कि अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है तो उस आइडिया को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, द रीजन बीइंग कि मेरे पास में फंड्स नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो आज हमें ये कहती है कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि आप इंडिया में कोई काम कर सकते हैं, कोई चीज को बना सकते हैं, कोई इनोवेटिव चीज को बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपके लिए कहती है कि हम आपके लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहां पे लेके आते हैं। फाइनेंस का प्रॉब्लम है, फंडिंग का प्रॉब्लम है, हर चीज को बोले हम आपको सॉल्व करके देंगे, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप यहां पे स्टेप्स जो हैं वो लेते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। गॉट द पॉइंट? अब उसी चीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है, मेक इन इंडिया, यानी कि जो भी चीज का प्रोडक्शन करना होगा, चाहे तो बोले इंडियन बंदे की बात करी जाए, उसको कहा गया इंडिया में प्रोड्यूस करो। ठीक है, और ऐसे इंसान या ऐसी कंपनीज या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आज के डेट में इंडिया के बाहर अपना प्लांट एस्टैब्लिश करके बैठे हैं, उनको भी कहा गया कि भाई साहब देखिए, अगर बोले आप इंडिया में आके प्रोडक्शन करते हैं तो इसके बाद हम बोले आपको काफी सारे कंसेशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बोले हमारे यहां पे जमीन देंगे जिसमें कि आपसे कंसेशनल रेट पे चार्ज जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, या फिर टैक्सेशन बोले 3-4 साल के लिए टैक्स जो है वो माफ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बोले आपको माफ कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ताकि आप प्रोडक्शन जो करोगे वो कहां पे करोगे, इंडिया में। सर इससे क्या फायदा होगा?
इससे फायदा ये होगा कि हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा, पहली बात। और दूसरी बात, हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक वाली नीड है वो डोमेस्टिक नीड हमारी कंट्री में ही पूरी हो जाएगी। एक एग्जांपल यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, शायद आपने सुना होगा कि हैदराबाद में गूगल नाम की जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश करने की बात करी गई, इंडियन हेडक्वार्टर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने ये एक और कंपनी के बारे में सुना होगा जिसके प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए लोग ख्वाब सजाते हैं कि मेरे पास में इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यू वोंट बिलीव कि इंडिया के अंदर आईफोन 11 जो है उसका प्रोडक्शन प्लान किया गया, बराबर है, प्रोडक्शन प्लान किया गया चेन्नई के अंदर और कोयम्बटूर के अंदर, और उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही करके इंडिया में ही उसको क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। सर इससे क्या फर्क क्या पड़ेगा, क्या बेनिफिट क्या होगा, तो बहुत ध्यान से भाई साहब, सबसे पहली बात, अगर एप्पल का प्लांट इंडिया में रहता है तो इंडिया में सबसे पहला काम क्या हुआ भाई साहब, बोले एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुआ, ठीक है। एंड सर कहीं ना कहीं क्या मैं कह सकता हूं कि हमारी कंट्री का जो रॉ मटेरियल है वही रॉ मटेरियल यहां पे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, बोले बिल्कुल सही बात है सर, ये सबसे पहला बेनिफिट। अच्छा, दूसरा बेनिफिट जो यहां पे मिलेगा वो रहेगा आपकी कॉमोडिटी के प्राइस को लेके। सर अगर कोई प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया होगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नाम का टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, लेकिन वही प्रोडक्ट अगर इंडिया में ही बना होगा तो उसके ऊपर आपको जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर जीएसटी की बात करें तो कस्टम ड्यूटी के कंपैरिजन में जीएसटी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। कस्टम ड्यूटी की बात अगर आप करोगे जिसमें कि मेनली आप इंपोर्ट ड्यूटी नाम देते हैं, मतलब कस्टम ड्यूटी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सपोर्ट वाली और दूसरी होती है इंपोर्ट वाली। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो ना के बराबर लगती है क्योंकि अच्छी बात है कि हमारी कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करके इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन अगर इंपोर्ट ड्यूटी की बात करूं तो सर वो काफी ज्यादा रहती है। कई बार तो ऐसा भी आपने सुना होगा कि 100% की एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो भी लगाई जाती है। शायद आपने कभी सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर को किसी ने फरारी गिफ्ट करी, लेकिन उस फरारी को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए उतना पैसा देना पड़ा जितने की वो फरारी भी नहीं है, बराबर। यानी कि सचिन के लिए वो फरारी क्या बोलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होके भी फ्री ऑफ कॉस्ट की नहीं थी, राइट। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि कंज्यूमर के लिए काफी फायदा होगा अगर इंडिया में ही चीजों का प्रोडक्शन किया गया, तो बोले बिल्कुल सर, राइट। तो इस हिसाब से आपकी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, मेक इन इंडिया को यहां पे प्रमोट किया। ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, बिजनेसेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, मतलब सिर्फ इंडियन लोगों को नहीं बोला गया, सारे वर्ल्ड के जितने भी लोग होंगे सबको ये इनविटेशन है, बोले फ्रॉम द ग्लोब, ठीक है। एंड नॉट मेयरली द अमेरिकन कंसिडर मेक इन इंडिया एज अ ब्रेक थ्रू पॉलिसी ऑफ द न्यू इंडिया। द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2014, सून आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर। चीज़ें अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाएंगी तो उसका बेनिफिट जो है वो इंडियन लोकल लोग जो रहेंगे उनको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी जो है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट इसका मिलेगा, राइट। बोले ठीक है साहब। नाउ एज अ नेशनल प्रोग्राम द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड कंटेन्ड अ राफ्ट ऑफ द प्रपोजल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ द लोकल एंड द फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेज इन 25 की एरियाज इट हैज आइडेंटिफाइड, बराबर। 25 जगहों में 25 इंडस्ट्रीज के अंदर कह सकते हैं, या 25 क्या बोलेंगे आपको सेक्टर्स आप यहां पे नाम ले सकते हैं, जिसमें कि इंडियन लोगों से भी कहा गया कि इंडिया में ही काम करो। और इवन जो फॉरेन के लोग हैं, आपने शायद बीच में सुना भी होगा कि जब ये पता चला कि चाइना की घटिया चाल की वजह से कोरोना जो है वो वर्ल्ड वाइड फैल गया, राइट। तो चाइना में काफी सारी कंट्रीज थी जिनका प्लांट वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ था, काफी सारी ग्लोबल कंपनीज वगैरह थी, उनका प्लांट इस्टेब्लिश था, ठीक है। तो जैसे ही ये कोरोना का पता चला तो चाइना से सारी की सारी कंपनीज ने सोचा कि हमें यहां से अपना काम जो है वो क्या करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, राइट। और उनमें से बहुत सारी तो नहीं बोलूंगा बट कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जो कि इंडिया में आती हैं और इंडिया में अपना प्लांट जो उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया। तो कहीं ना कहीं वो मेक इन इंडिया की वजह से क्या हो पाया, पॉसिबल हो पाया, ठीक है। 25 सेक्टर कौन से सर, उनमें से कुछ बोले आपके ये वाले हैं, पूरे 25 का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो ये वाले हैं। फॉर एग्जांपल कार बनाना, दूसरा केमिकल वाला, तीसरा आईटी सेक्टर, फिर दवाइयाँ, टेक्सटाइल, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, वेलनेस, रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
बराबर है। तो इन सेक्टर्स में सबको कहा गया कि आपको काम करना है तो इंडिया में आके करो और आपको बेनिफिट वगैरह जो है वो बोले हम यहां से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है साहब। नाउ विद दिस स्कीम द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब कोई बाहर का बंदा हमारी कंट्री में हमारी कंट्री की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे नाम दिया जाता है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल शायद मैंने पहले भी आपको बताया था कि फेसबुक का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, उसने ये एग्री किया कि मुकेश अंबानी की कंपनी जिसको नाम दिया गया था क्या, जियो मार्ट, इस कंपनी के अंदर बोले 48,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट सामने वाला बंदा करने को तैयार, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो उस कंपनी में कंट्रोल हासिल करने के हिसाब से, तो उसे नाम दिया जाता है क्या करना, एफडीआई करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, राइट, बोले ठीक है साहब। नाउ इट हैज एस्टैब्लिश्ड एन इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर, क्या बनाया गया भाई साहब, इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया। सर ये क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बंदा है जो इंडिया में पैसा लगाना चाहता है बट उसको ये नहीं पता कि अगर मैंने इंडिया में पैसा लगाया तो टैक्स कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडियन बंदे के बारे में बात करूं तो इंडियन कंपनीज जो हैं उनको 30% का टैक्स पे करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर कुछ सरचार्ज पे करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर कुछ एजुकेशन और हायर एजुकेशन का सेस नाम की चीज होती है वो भी पे करनी पड़ती है, राइट। अब लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई बंदा जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आता है और वो 100% प्रॉफिट जितना भी कमाता है, मान लीजिए कि उस बंदे ने क्या किया, 100 करोड़ रुपए इंडिया से कमाया, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। किसी से लोन लिया होगा तो उसका इंटरेस्ट पे करेगा, किसी से अगर उसने क्या बोलेंगे इक्विटी शेयर के नाम पे पैसा लिया होगा तो उसको इक्विटी शेयर वगैरह जो है वो दिए होंगे, वो सब ठीक है, बट प्रॉफिट यहां पे जो कमाया वो कितना था, बोले 100 करोड़। अब जरा सोच के चलिए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कहती कि इसमें से 50 करोड़ रुपए आपको टैक्स के नाम पे पे करना पड़ेगा और सिर्फ 50 करोड़ रुपए आप इंडिया से बाहर लेके जा पाओगे, तो क्या वो बंदा इंडिया में काम करना पसंद करेगा? आंसर इज नो सर, आंसर इज नो सर, वो एग्री नहीं करेगा इस चीज के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सर ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इंडिया में आके अपना प्लांट एस्टेब्लिश करता हूं, अगर मैं इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूं, तो इससे बोले आपकी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। एकदम सीधी सीधी बात है भाई साहब, इकोनॉमिक्स की बात अपन यहां पे कर रहे हैं और कोई भी बंदा जब इकोनॉमिक्स की बात करेगा तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ही विल बी टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर बोले मैं अपने जितने भी रिसोर्सेज इंडिया में लगाऊंगा या कहीं पे भी लगाऊंगा, मुझे उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा होगा तो मैं इंडिया में करूंगा, बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है और कोई दूसरी कंट्री में मुझे बेनिफिट मिल रहा होगा तो मैं दूसरी कंट्री में करूंगा। गॉट द पॉइंट? तो ये चीज समझाने के लिए बकायदा इंडिया के अंदर क्या किया गया वैसा, सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर कोई बंदा इंडिया में पैसा लगाना चाहता है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहता है या कोई और ऑफिस डालना चाहता है और आपको अगर उसके संदर्भ में लीगल, फाइनेंशियल और किसी भी टाइप की कोई एडवाइस चाहिए या नॉलेज अगर आप लेना चाहते होंगे तो आपके लिए क्या बनाया गया है, सेंटर जो है वो बनाया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू असेस द फॉरेन बिजनेस लोकेट partner and sites, while a slew of the measures have been initiated for the domestic companies which were revealed after the Modi government unveiled the Stand Up India initiative। सर अगला वाला पॉइंट आपका आ रहा है, सेकंड वाला, जिसका नाम क्या दिया है, स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप नहीं बोला, वो अलग है, स्टार्टअप इंडिया एक अलग इनिशिएटिव है, उसकी बात अपन आगे चल के करेंगे। लेकिन अगर बोले आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की बात करें जिसमें कि अंबानी आ गए, अदानी आ गए, टाटा आ गया, JSW आ गया, ठीक है, या फिर इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो इंडिया में काम करते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे स्कीम जो है उसको बनाने की बात की गई। एंड सर जस्ट अ सेकेंड, सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़े बड़े नामों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं, इवन अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो कि बहुत ही छोटे लेवल पे काम करता है, वो कहता है कि मैं तो मोमबत्ती बनाने का काम करता हूँ, या फिर वो कहते हैं सर मैं तो बोले पेपर बैग्स जो होते हैं वो पेपर बैग्स बनाने का काम करता हूँ, इवन उसके लिए भी यहाँ काफी सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे लाई गई। ठीक है, चलिए सब बात करते हैं इसके बारे में। सब बोले स्टैंड अप इंडिया मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना, राइट? क्या कहते हो भाई साहब? द स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम्स एट प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन
ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, इनको बढ़ावा देने के लिए। फिर उसके बाद में शेड्यूल्ड कास्ट वालों के लिए एंड ट्राइब वालों के लिए। सर बेसिकली अगर बात की जाए तो जो बैकवर्ड एरिया वाले लोग हैं, एंड दूसरा वुमेन, बैकवर्ड एरिया वाले कौन से एससी और एसटी, और तीसरा कौन सा विमेन, इनके लिए यहां पे स्कीम को लॉन्च किया गया। द स्कीम इज एंकर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज के ऊपर एमसीक्यू आपको एग्जाम में आ सकता है कि स्टैंड अप इंडिया जो है इसको किसने इनिशिएटिव किया और कौन इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ध्यान से भाई साहब, एंकर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है सर। नाउ स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन ₹10 लाख टू 1 करोड़। अरे बाप रे बाप, मतलब सर यहीं पे समझ में आ रहा है हमको कि अगर कोई महिला है, वुमेन है, जो एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच रही है, या फिर ऐसा कोई बंदा है जो एससी है या फिर एसटी है और वो एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, तो कहा गया कि इन लोगों को 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, बराबर है। लेकिन एक सेकेंड ध्यान से सुनिएगा, टू एटलीस्ट 1 एससी और एसटी, ठीक है, बोरोवर। फिर लिखा है भाई साहब एंड, मतलब इसका क्या हुआ ये ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि अगर एक एससी है, एक एसटी है, और कौन है, और बोले वुमेन है, तो बोले इन दोनों के बीच में और लिखा हुआ है, ये बोले एक कैटेगरी में आ गया, और उसके अलावा एंड वुमेन, यानी कि वुमेन को तो देना ही देना है, बोले कंफर्म है, ठीक है। एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज हो। मतलब ध्यान से सुनो क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है जैसे मान लीजिए एक बैंक है जिसका नाम क्या है, एसबीआई बैंक, सब जानते हैं इसके बारे में, बोले हाँ सर। सब बोले देश के कोने कोने में, ऐसा कोना जहां कोई जा भी नहीं सकता है, वहां पे बोले क्या है, एसबीआई का ब्रांच है, एवरीवन नोज अबाउट इट, बोले बिल्कुल साहब। लेकिन एक सेकेंड, सब बोले इस एसबीआई का जो एक ब्रांच है, सारे ब्रांचों को ऐसा यहां पे बोला जा रहा है, क्या कहा गया इसको, सब बोले आपको क्या करना होगा, या तो बोले एसटी को या तो बोले एससी को, एंड उसके अलावा जो वुमेन एंटरप्राइज होता है, एंटरप्रेन्योर जो है उसको भी, राइट, क्या करना आपको, सब बोले इनको भी ₹10 लाख से लेके ₹1 करोड़, एंड इसको भी अलग से ₹10 लाख से लेके ₹1 करोड़ तक का लोन जो है ये बोले प्रोवाइड करना। ये हर ब्रांच को बोला गया, और सिर्फ एसबीआई को नहीं बोला गया, हर बैंक की हर ब्रांच को बोला गया। गजब, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है। अब आप सोचिए कि अगर आप एक महिला हैं और आपका दिमाग अगर चल रहा होगा, और आपके दिमाग में अगर कोई चीज होगी कि मैं ये काम को लेके अपना बिजनेस कर सकती हूं, कोई भी काम होगा, ठीक है, तो आप बैंक के पास में जा सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट आपको इतने से इतने तक का लोन जो है वो मिल सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। लेकिन हाँ, एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या सब बोले आपको जो बिजनेस करना है वो क्या होना चाहिए, ग्रीन फील्ड वाला बिजनेस होना। सर ये क्या नहीं, ये समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कि अगर मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं या अगर मैं एंटरप्राइज खोलने के बारे में बात करूं, तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बोले आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक आपका होता है जिसे आप नाम देते हैं क्या, ग्रीन फील्ड, और दूसरा जो है उसे आप नाम दे सकते हैं ब्राउन फील्ड, ठीक है। सर क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, सर ग्रीन फील्ड में ऐसा होता है कि आपको स्क्रैच से पूरा काम करना पड़ेगा, मतलब इवन प्रीमाइसेस जो है ना वो भी आपको बनाना पड़ेगा, मतलब खाली जमीन है सर, खाली जमीन है जो कि हरी जमीन है, हरी का मतलब क्या है, खाली जमीन, खाली जमीन है, उस पर पहले से कुछ बना हुआ नहीं है, कोई प्रीमाइसेस बना हुआ नहीं है, इज दिस पॉइंट क्लियर। और वहां पे आप एकदम स्क्रैच से, जीरो से काम शुरू करना चाहते हैं, जहां पे आपके वो प्रीमाइसेस को पहले बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में मशीन वहां पे लगाई जाएगी, और फिर उसके बाद में काम किया जाएगा, ठीक है। सर ब्राउन फील्ड, सर ऑलरेडी मेरा जो बेसिक वाला काम है वो हो चुका है, या मैं ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुका हूं, कर चुकी हूं, और इसके बाद में फर्दर काम को करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर ब्राउन फील्ड में आप काम करने की बात कर रहे होंगे तो बोले ये सहायता आपको नहीं मिलेगी। ग्रीन फील्ड मतलब कि अगर आप स्क्रैच से काम करने की बात कर रहे होंगे तो ही आपको ये पैसा जो है वो मिलने की बात यहां पे करेगी।
इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है साहब। नाउ दिस एंटरप्राइज मे बी इन द मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। क्या बात है, तीनों में से किसी भी सेक्टर में हो सकता है कि आपका कहना है कि आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, कुछ भी मैन्युफैक्चर, ठीक है। या फिर दूसरा सब बोले हम सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, सर्विस ऑफ एनीथिंग, कम्युनिकेशन सर्विस हो सकती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो सकती है, और ऐसे केस में भी, ठीक है। और या फिर ट्रेडिंग का काम करते हैं। सर ट्रेडिंग मतलब कुछ खरीदना या कुछ बेचना, कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ बेचते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either them or a woman entrepreneur। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सब बोले कहा गया, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक कंपनी है जिसका नाम क्या दिया गया, ए लिमिटेड, ठीक है। लेकिन बोले ये ए लिमिटेड के अंदर जो शेयर से हेल्ड किए हुए हैं, ये बोले किसी एक के पास में नहीं है बल्कि दो लोगों के पास में, ठीक है। या से फॉर एग्जांपल जितने भी लोग होने चाहिए, जैसे पब्लिक कंपनी अगर आपकी रही, यहाँ पे पहले मैं प्राइवेट बना लेता हूँ इसको, जैसे मान लीजिए कंपनी आपकी कौन सी है, ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और इसमें कहा गया कि दो लोग हैं और दो में से एक जो है उसका नाम क्या है, बी लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, सब बोले दिस इज नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज। क्या है, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज। और इसमें बोले इसके पास में कितने शेयर्स हैं, मान लीजिए 49%। तो क्या कहा गया कि सर इसके अलावा जो वुमेन एंटरप्राइज होगा उसके पास में 51% शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर वुमेन नहीं है तो बोले SC ST के पास भी चलेगा। ये एक एग्जांपल। फिर उसके बाद में दूसरा एक और एग्जांपल आता है, वापस से आपने कहा सर मेरी कंपनी जो है ना उसका नाम है ए लिमिटेड, राइट, पब्लिक कंपनी है, और शेयर्स बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कई लोगों के पास है। एक के पास में नहीं है बोले, बहुत सारे। सर ओपीसी टाइप ऑफ कंपनी नहीं है, एक के पास में नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास है। तो भी कहा गया कोई बात नहीं, बट उसमें से वुमेन, ठीक है, या फिर SC और ST, इनके पास में जो शेयर्स रहेंगे ना वो बोले 51% होने चाहिए। अगर ऐसा रहा तो भी बोले स्टैंड अप इंडिया के हिसाब से आपकी जो एक कंपनी रहेगी जिसको नाम आपने क्या दिया, ए लिमिटेड, ये बोले पैसा लेने के लिए एलिजिबल रहेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब, ठीक है। अब इसमें देखिए पैसा किसको मिलेगा, सबसे पहली बात बोले आप इन तीनों में से कोई भी एक रहे तो चलेगा, ठीक है। एंड आपकी एज जो है वो 18 के ऊपर होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि माइनर नहीं होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि माइनर भले ही उसका दिमाग होगा, काफ़ी लोग हैं जो कि माइनर की एज में भी काफ़ी मैच्योर्ड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई होता है। तो कम से कम मेजर जो है वो आपको यहाँ पे रहना चाहिए। फिर उसके बाद द लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इट मीन्स द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और द ट्रेडिंग सेक्टर। इसके पहले बोले हमने कभी भी काम किया नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल, ये बात अपन पहले ही यहाँ पे कर चुके हैं। एंड बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट ऑफ एनी बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये समझ में आया क्या भाई साहब? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंपल तरीके से टॉपिक जो है वो है आपका कौन सा, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। अगर बोले इसके हिसाब से मैं बात करूं, अगर मैं इस टॉपिक के हिसाब से बात करूं तो क्या कहा गया है, कहा गया है दैट अ लोन ऑफ ₹10 lakh to ₹1 CR shall be provided by every branch ऑफ एवरी बैंक। अब ये ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो वहाँ पे जो लैंग्वेज है ना उसको अलग यूज़ किया गया, और यहाँ पे अगर आप मेरे लिखने में देखोगे तो लैंग्वेज जो है थोड़ा सा अलग है। लेकिन चाहे वो लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, चाहे ये लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, चाहे वो लाइन्स को पढ़ लीजिए, चाहे ये लाइन्स को पढ़ लीजिए, मतलब जो आपका है ना वो पूरा सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी यहाँ पे अलग होने वाला नहीं,
राइट तो ऐसा अगर स्किल आपके अंदर डेवलप होता है तो कभी भी एग्जाम में आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या मुझे वर्ड टू वर्ड लिखना है, क्या नहीं साहब, ये ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में कभी भी वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, आप अपने हिसाब से अपना आंसर जो है वो बना के लिख सकते हैं, लेकिन मतलब जो है ना वो कभी भी चेंज होना नहीं चाहिए। बराबर है, ठीक है साहब। अब ये देखिए आंसर क्या बोला कि सर अ लोन ऑफ दिस मच शैल बी प्रोवाइडेड बाय एवरी ब्रांच ऑफ एवरी बैंक। किसको? टू वन और मोर एससी और एसटी, ऑब्लिक में लिखा मैंने, ठीक है, एससी और एसटी एंड वन और मोर वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, किसको देंगे? एंटरप्रेन्योर को देंगे, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन और सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, अब बोले सर कंडीशन क्या क्या है? सर सबसे पहली बात ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ग्रीन फील्ड के अलावा अगर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट रहा तो उसके लिए बोले पैसा आपको नहीं मिलेगा, पहली बात। फिर उसके बाद में एज शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स। ठीक है, 18 साल की एज होनी चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एटलीस्ट 51%, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग shall be of women और ST और SC। ठीक है, और अगर ये रहा कि वुमेन का भी है एंड SC ST का भी है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। तो इसको देख लीजिए, आपको लिखना होगा तो, या फिर बाद में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर नेचर ऑफ लोन बोले कितना पैसा दिया जाएगा, तो कहा गया कंपोजिट लोन। ठीक है, कंपोजिट लोन मतलब सर बोले टर्म लोन भी मिल सकता है। सर टर्म लोन का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब सर ऐसा जिसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल से लेके 20 साल के आसपास तक का हो सकता है। ठीक है, मतलब 5 साल के बाद में रिपे करना होगा या 20 साल के बाद में रिपे करना होगा, वो हो सकता है। और दूसरा सर बोले वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सर बोले जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो रहेगा वो लेस देन 5 ईयर्स के आसपास रहेगा। बराबर है, तो ये दोनों मिला के कितना? सब बोले 10 लाख रुपए से लेके 100 लाख। 100 लाख मतलब 1 करोड़। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ऊपर में 1 करोड़ दिया हुआ है और यहाँ पे कितना बताया गया? बोले 100 लाख बताया गया। क्या बात है, 100 लाख का मतलब क्या होगा साहब? 1 करोड़, क्योंकि 100 और आगे लाख अगर आप लिखोगे तो 2 जीरो और 3 जीरो, 3 2 5 और 2 7 जीरो, मतलब 1 करोड़। राइट, ठीक है साहब। अच्छा, फिर उसके बाद में सब पर्पस क्या रहना चाहिए? टू सेटअप द न्यू एंटरप्राइज। हाँ, वो चाहे किस में भी रहे, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है, ट्रेडिंग में भी हो सकता है, या फिर सर्विस में भी हो सकता है, बट इट शुड बी बाय देम ओनली। अच्छा, अगला पॉइंट ये आता है आपका इंपॉर्टेंट। सब साइज ऑफ लोन क्या रहेगा? द कंपोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव द टर्म लोन एंड द वर्किंग कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका कहना है कि सर मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है, तो पूरे 100 करोड़ रुपए आपको गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। पूरे 100 करोड़ रुपए आपको बैंक से मिलने वाले नहीं है, यानी कि मैक्सिमम जो पैसा यहां पे मिलेगा ये बोले आपका 75% ही हो सकता है, इसके ऊपर नहीं रहेगा किसी भी हालत में। मैक्सिमम 75%। अंडरस्टूड? बोले ठीक है साहब। फिर उसके बाद में द स्टिपुलेशन ऑफ द लोन बीइंग एक्सपेक्टेड टू कवर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड नॉट अप्लाई इन द बोरोवर कंट्रीब्यूशन along with the convergence support from any other scheme exceed 25% of the project cost। मतलब ये
कि सर 100 करोड़ में से आपने कहा कि 30 करोड़ रुपीस जो है वो आपने किसी और सोर्स से ऑलरेडी ले लिए हैं, एडजस्ट हो चुका है, तो आपको पूरा 70% भी नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, 70% ही मिलेगा। सर ध्यान से क्या बोला गया यहाँ पे कि हम आपको सपोर्ट तब करेंगे जब आपके पास में कोई और सोर्स नहीं है। अगर ऑलरेडी कोई और सोर्स से आप 30, 40 या 50 करोड़ ला चुके हैं तो और 75% का क्या करोगे आप? समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट या फिर बैंक आपको पैसा दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी आपको पैसा दे देगी। पैसा क्यों दे रही थी? क्योंकि आपके पास में फंड जम नहीं रहते। अगर आपके पास में 100% पैसा जम जा रहा है तो आपकी मर्जी, आप मत लो बैंक से पैसा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये बात जो है उसको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद ये बहुत ही प्यारी वाली चीज, क्या? इंटरेस्ट वाला रेट। सब बोले अगर बैंकों से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ता है, जो कि आपका 11% से लेके 15% तक नॉर्मली जाता है, नॉर्मली। लेकिन यहां पे चूंकि स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात कर रहे होंगे तो जो इंटरेस्ट का रेट रहेगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा, लो होगा भाई साहब। तो ध्यान से सुनिए यहां पे क्या कहते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोवेस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर दैट कैटेगरी, नॉट टू एक्सीड द बेस रेट, जिसको MCLR भी कहा जाता है। ठीक है, मिनिमम कैपिटल लेंडिंग रेट कह सकते हैं इसको आप, प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर मतलब कितने टाइम के लिए आप ले रहे हो, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है वो चार्ज किया जा सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी बेसिक वाला रेट रहता है उस पर एक्स्ट्रा का 3% ही लिया जाएगा, प्लस बोले अगर टेन्योर का प्रीमियम, जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे ना 10 साल के लिए नहीं चाहिए, मुझे 5 साल के लिए चाहिए, मतलब आप जल्दी उसका रिपेमेंट करने की बात करो तो प्रीमियम आपका कम रहेगा, अगर लेट रिपेमेंट करने की बात करो तो प्रीमियम क्या होगा, उसका ज्यादा रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बड़े ठीक है सर। फिर उसके बाद में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन में बी सिक्योर्ड बाय द कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर द स्टैंड अप इंडिया लोन, जिसको शॉर्ट में नाम क्या दिया जा सकता है, CGFSIL, एज डिसाइडेड बाय द बैंक्स। सर अगर आप लोन मांगने की बात करते हैं तो क्या ऐसा होगा कि आपको फ्री में लोन मिल जाएगा? अगर आप वुमेन हैं, अगर आप SC ST हैं और आप बैंक के पास में गए लोन मांगने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब लोन दिया जाता है तो आपसे कोई सिक्योरिटी जो है उसको गिरवी रखवाया जाता है। हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी होगी उसको गिरवी रखवाया जाए या फिर कोई भी और चीज। तो सेम ऐसे ही यहां पे भी गिरवी रखवाया जाएगा, या फिर अगर बोले गवर्नमेंट की जो क्रेडिट गारंटी वाली स्कीम है, अगर वहां से आप सिक्योरिटी लेके आ जाओ तो बहुत ही बढ़िया है, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब गवर्नमेंट खुद ये गारंटी दे रहा है कि चिंता मत करो, इसके यहां से पैसा आ जाएगा। गजब काम है, फिर तो दिक्कत ही नहीं कोई, राइट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में रीपेमेंट, द लोन इज रिपेबल इन 7 years विथ अ मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। यानी कि एवरेज अगर मैं यहां पे पीरियड की बात करूं तो बोले 7 साल में पैसा जो है उसको रिपे करना पड़ेगा, और उसमें भी मोरेटोरियम पीरियड, ये क्या होता है सर? ऐसा टाइम पीरियड जिसमें अगर आपने पैसा वापस नहीं चुकाया तो आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा या कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह इनिशिएट नहीं किया जाएगा। सब मतलब ये कि 7 साल का जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया। इसके बाद में आपको फोन आया बैंक से और आपसे कहा गया पैसा चुका दो, आपने कहा हाँ 10 दिन में चुकाता हूं। 10 दिन हो गए, फिर से फोन आया, अरे सर पैसा, अरे सर इकट्ठा नहीं हो रहा है, करता हूं बोले पैसा इकट्ठा, 1 महीने का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो, 3 महीने का टाइम दो। ऐसे करते 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 7 साल के बाद में भी आपको बोले 18 महीने का टाइम जो है वो और दिया जा सकता है, जिसमें आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा और आपको पैसे पे करने का टाइम दिया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात सर, बहुत ही अच्छी बात, राइट? ठीक है साहब। एंड फिर उसके बाद में सब लोग वर्किंग कैपिटल की बात करें तो फॉर द विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख द सेम मे बी सैंक्शनड बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। बैंक से आपको क्या मिल जाएगा? OD मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? OD। ठीक है। रुपे डेबिट कार्ड टू बी इशूड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द बोरोवर, वर्किंग कैपिटल लिमिट अबव 10 लाख भी सैंक्शन बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट। अगर 10 लाख तक का रहा तो ओवरड्राफ्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि बैंक में जो पैसा आपका जमा होगा उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? लेकिन फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अगर 10 लाख के ऊपर रहा तो कैश क्रेडिट लिमिट के हिसाब से ही पैसा आपको मिलेगा। अगर कैश क्रेडिट की लिमिट आपकी उतनी नहीं होगी तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। मतलब सीधी बात है भाई साहब कि आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट की बैंड बजा दोगे या बैंक की बैंड बजा दोगे।
इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। और फिर उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज व्हाट? मार्जिन मनी। कौन सा मनी? मार्जिन मनी। ये क्या कहता है? द स्कीम एनविसेजेस 25% मार्जिन मनी विच कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस with the eligible central or state scheme. While such scheme can be drawn upon for availing the admissible subsidies or for meeting the margin money requirement, in all cases the borrower shall be required to bring in minimum of 10% of the project cost as own contribution. सर ये तो जरूरी है। अगर पूरा का पूरा पैसा बैंक का लगा होगा या पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट का लगा होगा तो ऐसे केस में तो मतलब आप कभी भी छोड़ के चले जाओगे, नहीं है बोले मेरे पास में वापस चुकाने के लिए। आपने क्या कहा? बिजनेस मेरा है। आपने क्या कहा? मैं एंटरप्रेन्योर हूं। अरे भाई साहब, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कहां है? आपका इन्वेस्टमेंट कहां है बोले? तो ध्यान से क्या कहा गया कि सर कम से कम 25% का मार्जिन मनी जो है वो बोले आपके पास में होना चाहिए। मतलब अगर चीजें इधर उधर होती हैं, अगर अर्जेंसी वहां पे आती है, नीड अगर वहां पे रहती है तो उतना पैसा है बोले। और दूसरी बात क्या कहा गया कि जहां आप ये बोल रहे हो कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, आपने क्या बोला? मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तो जो भी आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जैसे एग्जांपल आपने क्या कहा? सब बोले मेरा 100 करोड़ की बात कर रहे हो आप। अगर 100 करोड़ की बात कर रहे हो तो क्या कहा गया कि इसका 10% मतलब कि 10 करोड़ रुपए जो है ये आपका खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। हालांकि अगर मैं छोटे लेवल पे भी बात करूं तो जहां आपने कहा कि सर 10 लाख का मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मोमबत्ती बनाने का काम है सर, छोटे लेवल पे काम है, तो इसका अगर मैं 10% की बात करूं तो कितने रुपए आते हैं भाई साहब? सब 10 लाख, 1 लाख रुपए आता है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, सर इतना तो कम से कम बोले आपका होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये यहाँ पे चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करी गई। अगर आप इतना यहाँ पे कर लेते हैं तो गवर्नमेंट आपकी पूरी मदद करने को तैयार है, फंड प्रोवाइड करने को तैयार है थ्रू द बैंक्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में आता है आपका थर्ड वाला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टार्टअप इंडिया। और सर अगर मैं स्टार्टअप इंडिया की बात करूं तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। हालांकि स्टार्टअप इंडिया के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं चाहूंगा कि स्टैंड अप इंडिया के बारे में जो वेबसाइट दी गई है उसको भी अपन यहां पे देख लें, ताकि एक आइडिया जो है वो आपको यहां पे आ जाएगा। स्टैंड अप इंडिया, ये देखिए स्टैंड अप इंडिया अलग से गवर्नमेंट की वेबसाइट यहां पे बनी हुई है, राइट? ये देखिए आप स्टैंड अप इंडिया, अगर इसमें आप देखोगे तो सैंक्शंस अचीव्ड अंडर स्टार्टअप इंडिया एज ऑन 31 अगस्त 2020 95,404। ठीक है, इतनी बोले यहाँ पे क्या करी गई है, इसको सैंक्शन करी गई है। कैसे क्या होता है बोले? बैंक ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कनेक्ट सेंटर सिडबी, कनेक्ट सेंटर नाबार्ड। अब इसमें बोले ये अलग अलग जगहों पे पैसा जो है इस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड ये लोग करते हैं। फिर इसमें देखिए क्या कहते हैं, 10 लाख, ये तो अपन ने ऑलरेडी बात करी ली इस चीज़ के बारे में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप इस वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 1 लाख से भी ज़्यादा बैंक ब्रांचेज हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने को तैयार है। दूसरा, 17,000 से ज़्यादा हेल्प सेंटर हैं अक्रॉस इंडिया। अगर आपको लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ जिसमें कि मैं एंटरप्रेन्योर बन पाऊँ, तो उसके लिए आपको हेल्प यहाँ पे मिलेगी। फिर अगर आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी दिया होगा तो उसके एप्लीकेशन को आप ट्रैक कर सकते हैं और मल्टीपल लोन ऑफर्स वगैरह जो है उसके बारे में यहाँ पे आपको पूरा बताया गया। ठीक है, फिर इसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्कीम, अगर इस पर क्लिक करूँ, स्कीम तो ठीक अपने को पता है। फिर देखिए सब्सिडी स्कीम के बारे में दिया गया, सबके लिए, SC ST के लिए और विमेन के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें जो है वो बताई गई है। सेंट्रल लेवल पे क्या मिलेगा, फिर उसके बाद में अगर बोले स्टेट लेवल पे बात करी जाए तो बोले क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन से काम के लिए, वो पूरा यहाँ पे बताया हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। चलिए साहब, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या दिया गया है? स्टार्टअप इंडिया। अगला कौन सा है? स्टार्टअप इंडिया। से ये क्या कहता है, ध्यान से सब बोले, बहुत सिंपल सी बात, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनोवेशन, अगर आपके दिमाग में कोई इनोवेशन है तो उस इनोवेशन को लेके आप
अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना, ये इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में ही होना चाहिए। या तो बोले रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म चलेगा, और या तो बोले ये LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है वो भी चलेगा, और या फिर अगर बोले आप यहाँ कंपनी बनाते हैं बट स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको इनोवेशन जो है उसको लेके कोई काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपने कभी इन बिटवीन तंदूरी चाय का नाम सुना होगा। तंदूरी चाय, भाई साहब चाय तो सुना था ठेले पे मिलती है, लेकिन तंदूरी चाय, बोले हाँ सर, जैसे तंदूरी रोटी बनती है ना तंदूर के अंदर, वैसे ही तंदूरी चाय बनती है, जिसमें जो कुल्हड़ वगैरह है वो तंदूर में गर्म किए जाते हैं, ठीक है, और उसको वहां से निकाला जाता है, उसमें चाय को डाला जाता है जिससे कि वो और उबल जाती है और मिट्टी की महक जो है वो चाय के अंदर आती है। वैसे देखेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन वैसे देखेंगे तो इनोवेशन है सर। मिट्टी की महक वाली चाय, तुम्हारे देश की मिट्टी की खुशबू की चाय, बराबर है। जिस भी बंदे ने दिमाग में ये आइडिया लेके आया था उसने क्या किया, इस चीज का पेटेंट अपने नाम पे फटाफट रजिस्टर करवाया। अच्छा, दूसरी बात कि भाई साहब अगर आप यहाँ पे पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर करवाने की बात करते हैं तो इसके लिए बाकायदा मैं आपको बता दूं कि आपको फीस पे करनी पड़ती है, जो कि अच्छी खासी होती है। पेटेंट की फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ती है, जो कि अच्छी खासी होती है, राइट। गवर्नमेंट कहता है कि अगर आपका स्टार्टअप सही में कोई ऐसा इनोवेशन लेके आ रहा है जो कि इकोनॉमी को बेनिफिट दे सकता है, तो जितनी आपने पेटेंट की फीस पे करी ना उसका 80% आपको रिबेट हो जाएगा। 80% रिबेट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स काफी सारे मिल जाएंगे। एंड इवन जो आपका कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसका भी बहुत सारा बेनिफिट जो है वो बोले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और क्या चीज जिंदगी के अंदर, बहुत ही बढ़िया काम हो गया फिर तो। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये है आपका क्या, स्टार्टअप इंडिया। अब क्या है स्टार्टअप इंडिया, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस यहाँ पे अपन करते हैं। और जैसे कि स्टैंड अप इंडिया की एक अलग से वेबसाइट है जहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, सेम ऐसे ही स्टार्टअप इंडिया के लिए भी वेबसाइट जो है वो आपको दी गई है, जहां जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। गॉट इट? ध्यान से सुनिए भाई साहब। सिंपली ये एक ऐसी स्कीम है विच इज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। क्यों ऐसा सर? आपके दिमाग में स्टार्टअप का आइडिया है, मतलब कि आप क्या बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो कम से कम 4, 5, 10, 20, 50 लोगों को क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो वेल्थ है वो तो क्रिएट होगा ही होगा, बट जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है उनका भी वेल्थ क्रिएट होगा। एंड इवन अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो इकोनॉमी है ना उसका भी वेल्थ क्रिएट होगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए भी दिस विल बी वेरी मच गुड, राइट? बोले हाँ सर। द गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव इज द डेवलपमेंट एंड द इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। सो बोले आज भी जैसा मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें इंडिया में नहीं मिलते हैं, हमें उनको इंपोर्ट करना ही पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं बोले हमारे पास में। एग्जाम्पल पेन ड्राइव वाला सर, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि पेन ड्राइव क्लासेस जो है वो परचेज करते हैं। और ये लगा लीजिए कि इंडिया में जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं जो कि क्लासेस प्रोवाइड करते होंगे पेन ड्राइव के अंदर, वो सारे के सारे पेन ड्राइव जो हैं वो चाइना से कहीं ना कहीं इंपोर्टेड है। क्या करेंगे, मजबूरी है, कोई और ऑप्शन नहीं है सर। इंडिया का कोई बंदा ही नहीं है जो कि पेन ड्राइव को मैन्युफैक्चर करता हो और उसको प्रोवाइड किया जा सके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है साहब। नाउ बेनिफिट्स ऑफ द स्टार्टअप इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क्स। इनोवेशन रहेगा तो काम तो आसान होना ही होना है। दूसरा, फाइनेंस का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। सर फाइनेंस के सपोर्ट की बात अगर आप करोगे तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपीस की स्कीम यहां पे बनाई है। 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करने को तैयार है अगर आपका एक बढ़िया बेहतरीन स्टार्टअप है जो कि कंट्री में अच्छा वैल्यूएशन कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट का टेंडर। अरे सर ये तो बहुत ही प्यारी वाली बात, आपको मैं बता दूं एक चीज कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेंडर का अनाउंसमेंट होता है और अगर आपको वो टेंडर चाहिए तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जिस चीज का टेंडर निकला है, जैसे रोड बनाने का हो गया,
ठीक है, आज से नहीं है बोले, कई सालों से, काफी साल का एक्सपीरियंस है बोले आपको, ऐसा आपको बताना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन स्टार्टअप अगर रहा तो अरे कोई टेंशन नहीं है बोले। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी गवर्नमेंट के ऐसे काफी सारे टेंडर्स हैं जिनके लिए स्टार्टअप ही एलिजिबल है, आपको काम मिल जाएगा, एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत पुरानी कंपनी है, नई कंपनी रही ना तो भी बोले आपको काम मिल जाएगा, गवर्नमेंट के टेंडर्स मिल जाएंगे, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, सर लोगों से नेटवर्क करने को मिलेगा, लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाने को मिलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा ये कैसे मिलेगा सर, इसका भी मैं आपको बता दूं कि सर इंडिया में ना अलग अलग जगहों पे स्टार्टअप हब्स बनाए गए हैं, ठीक है। इवन इसके अलावा स्टार्टअप फेस्ट होते हैं सर एनुअली इंडिया में, और इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्टअप फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें कि आप जा सकते हैं और जाके अपने स्टार्टअप को आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, और लोगों को अगर आपका स्टार्टअप पसंद आया ना तो लोग आपके स्टार्टअप में क्या करेंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, दे विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इनटू योर मनी, इनटू योर कंपनी, राइट, ठीक है साहब। फिर उसके अलावा सब ये लॉन्च कब किया गया था, 16 जनवरी 2016 को, ये ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, और मेक इन इंडिया जो था वो 2014 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा, राइट, ठीक है साहब। बेनिफिट्स क्या क्या है, सबसे पहली बात फाइनेंशियल बेनिफिट, जो मैंने आपको बताया। फाइनेंशियल बेनिफिट की बात अगर आप करोगे तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आगे कहीं पे मिल जाएगा, 10,000 करोड़, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन सारे स्टार्टअप्स के लिए कौन कर रहा है, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, पहली बात। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी बात, जहां मैंने आपसे कहा कि सर स्टार्टअप्स के एनुअल फेस्ट होते हैं सर, बराबर है सर, वहां पे वेंचर कैपिटल फंड वाले लोग आते हैं, ऐसे वाले लोग जो कि नए नए वेंचर्स के अंदर या नए नए कंपनीज के अंदर पैसा लगाने को तैयार हैं, अगर आपका प्रॉपर होगा तो, अगर आपका काम जो है वो बहुत अच्छा होगा तो, या इनोवेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होगा तो। फिर उसके अलावा जो पेटेंट फाइलिंग वाली चीज़ है वो तो मैंने आपको बताई कि 80% फीस आपकी जो है ना वो आपको रिबेट मिल जाएगी अगर आपका पेटेंट रजिस्टर हो जाता है तो। अंडरस्टूड, बड़े ठीक है साहब। देख लेते हैं एक बार यहां पे क्या बोला गया है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर पेटेंट बेस्ड। क्यों? इनोवेशन। अब इनोवेशन है तो पेटेंट रहेगा। इट मीन्स दे प्रोड्यूस और प्रोवाइड यूनिक गुड्स और सर्विसेज। इन ऑर्डर टू रजिस्टर द पेटेंट दे हैव टू इनकर अ हैवी कॉस्ट, जैसे कि आप पेटेंट कॉस्ट या फिर पेटेंट फीस के नाम से जानते हैं। अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड 80% रिबेट ऑन द कॉस्ट। 80% रिबेट आपको मिलता है। मतलब 1 लाख रुपया अगर पेटेंट आपके नाम पर रजिस्टर करवाने पे खर्चा हुआ होगा तो उसका 80% यानी कि 80,000 रुपया आपको वापस मिल जाएगा। सब 20,000 रुपए लगे आपके, राइट। मोर ओवर द प्रोसेस ऑफ द पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड इज फास्टर फॉर देम। सर स्टार्टअप वालों के लिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आपको बकायदा वेबसाइट दी गई है और ऐप दिया गया। सर आप अपने गूगल का जो प्ले स्टोर है ना वहां पे जाके देखिए, वहां पे आप सिर्फ टाइप करोगे स्टार्टअप इंडिया तो आपको वहां पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहीं से सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन है सर, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन, मतलब 50 डिपार्टमेंट के पास जाके मुंह मारने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पे जाओ और एक ही जगह पे सारा का सारा काम जो है वो आपका क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो द गवर्नमेंट पेज द फीस ऑफ द फैसिलिटेटर टू ऑब्टेन द पेटेंट, वो भी गवर्नमेंट पे करेगी। अच्छा अगला देखो भाई साहब, अगला बहुत ही बढ़िया बात, क्या सब बोले, मान लीजिए जिस साल में आपकी कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, ठीक है, जिस भी साल में आया होगा उस साल से लेके अगले 3 साल तक आपकी कंपनी ने, कौन से वाले ने, स्टार्टअप वाले ने, जो भी प्रॉफिट कमाया होगा उस प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स पे करने की बोले आपको कोई जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स का रिबेट आपको मिल गया भाई साहब। स्टार्टअप एंजॉय गुड अमाउंट ऑफ द बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स हेड। द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट देयर 3-year इनकम टैक्स post the incorporation year, but they can avail it only after getting the certificate from the interministerial board. Also they can claim exemption from the tax on the capital gain if they invest money in the specified fund. बताओ भाई साहब और क्या चाहिए आपको, ठीक है। मतलब अगर इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ने ये चीज का सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ आप एक स्टार्टअप हैं और इनकम टैक्स के एग्जम्पशन के लिए आप यहाँ पे क्वालिफाइड हैं, तो आपको टैक्स का एग्जम्पशन मिल गया। कितने साल का? 3 साल का। दूसरी बात, अगर कल को जाके
आप अपनी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में बेचते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास में कोई फिक्स्ड एसेट्स था, ठीक है, जिसको कि आपने कितने में परचेज किया, 7 लाख में परचेज किया, और इसको आपने कितने में बेच दिया, 8 लाख में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? सब बोले 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। आगे चल के जब आप अपर लेवल पे जाएंगे तो वहां जाके आप ये पढ़ने वाले हैं कि इस 1 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। लेकिन यहां क्या बोला गया? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बोले कैपिटल गेन पे भी 3 साल के लिए आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ सब्जेक्ट टू कंडीशन कि ये जो 1 लाख रुपया आपने यहां पे कमाया है, इसको बोले आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनटू द स्पेसिफिक फंड। कुछ टैक्स सेविंग वाले फंड्स वगैरह होते हैं, उसमें आपको इसको क्या करना होगा? इन्वेस्ट करना होगा। गॉट इट? ठीक है सर। फिर उसके बाद में सी वाला पॉइंट, रजिस्ट्रेशन बेनिफिट। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नॉर्मली अगर कोई कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है तो उसको 50 जगह चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टअप इंडिया के हिसाब से बात की जाए तो सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन है सर। क्या करना पड़ेगा? स्टार्टअप इंडिया का ऐप जो है उसको आपको डाउनलोड करना होगा, या फिर स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट जो है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, और पूरा का पूरा ऑनलाइन फंड है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको किसी ऑफिस में जाना है, नहीं, घर पे बैठो, रात के 12 बजे बैठो, रात के 2 बजे बैठो, ठीक है, और आपके लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करो, और कनेक्ट करके जो भी आपका फॉर्म रहेगा उसको फाइल कर दो। इतना सिंपल प्रोसेस। देखिए यहाँ पे, एवरीवन बिलीव्स दैट इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस आर फार मोर डिफिकल्ट देन रनिंग इट। सबको ऐसा लगता है और ऐसा लगता था पुराने जमाने में, बट आज के जमाने में तो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया गया सब, ठीक है। नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स स्टेप ऑफ द रजिस्ट्रेशन, बट अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम एन एप्लीकेशन इज देयर टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन। क्या है? ऐप बनाया गया सर, right? A single meeting is arranged to at the Startup India hub. Also there is a single doubt and the problem solving window for them. देखते हैं यहां पे फटाफट, startupindia.gov.in बकायदा एक वेबसाइट जो है वो बोले आपको यहां पे दी गई है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखोगे तो बाकायदा एक टोल फ्री नंबर जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। दैट इज विच वन? 1800111565। हालांकि हमें इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, बट कभी आगे चल के जब आप इनोवेशन की बात करेंगे तब इसका काम आपके साथ में पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कि जो स्टार्टअप इंडिया वाला काम है ना, इट इज प्रोवाइडेड बाय द MCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड एज DPIIT। ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर MCQ आ सकता है। क्या बोला मैंने आपको सर? MCI दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लिख देता हूं यहां पे, एंड इंडस्ट्री, और बोले इसके अंडर में देयर इज अ डिपार्टमेंट जिसका नाम है DPIIT, राइट। अब ये DPIIT का फुल फॉर्म की बात अगर मैं करूं तो इट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, ठीक है। इसमें इंडस्ट्रियल जो है ये पहले और इंटरनल जो है वो बाद में आता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, दोनों आई और आई साथ में ही है, राइट। अच्छा, ये भी बता दूं कि इसका पहले का जो नाम हुआ करता था ना, इट वॉज DIPP, ठीक है, DIPP नाम हुआ करता था। दैट वॉज फॉर डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है, उसके लिए डिपार्टमेंट हुआ करता था, जिसका नाम चेंज कर दिया गया, और अब क्या बना दिया इसको? फॉर इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, राइट, ठीक है सर। तो उसके हिसाब से जो स्टार्टअप इंडिया है ना, इस चीज को आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई सब क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए, एक्सप्लोर स्टार्टअप बाय स्टेट्स। इसमें देखिए MP का सबसे पहले बताया हुआ है, 3786 स्टार्टअप टिल डेट आज तक हो चुके हैं,
और 24 मेंटर्स है सर एमपी में। अगर आपको कुछ पता करना हो, अगर आपका रहना एमपी में है और आपको अगर कुछ पता करना हो तो आप मेंटर्स के पास में जा सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनक्यूबेटर्स, सर ये इनक्यूबेटर क्या होता है सर? कैसा कि जैसे मान लीजिए जब एक नए बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसको इनक्यूबेट किया जाता है। मुर्गी देखी हो आपने, ठीक है। तो मुर्गी जब अंडा देती है तो अंडे के ऊपर बैठती है, उसको सेकती है, ठीक है, ताकि उसमें से चूजा जो है वो बाहर निकले। व्हाट द पॉइंट। अब ऐसे ही अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्टार्टअप जो है वो इनोवेशन का एक ऐसा चूजा है जिसको कि आगे चल के बड़ा बनाना है। लेकिन अगर उसको इंक्यूबेट नहीं किया जाएगा, अगर उसको स्टार्टिंग में टेक केयर नहीं किया जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो फेल हो सकता है? बोले हाँ सर। तो ऐसे ही 29 इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं जहां आप स्टार्टिंग में जा सकते हैं, वहां बैठ के अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह जो है वो सब आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, आज के टाइम पे आप क्या हैं, एक स्टूडेंट है। अगर आपने अपने घर वालों को जाके ये बोला कि पप्पा मुझे ना 50 लाख रुपए दो, मेरे को ना नया काम शुरू करने का है, ठीक है। पप्पा तो चमाट मारेंगे मारेंगे, लेकिन मम्मी की फ्लाइंग चप्पल जो है पीछे से वो एक और आएगी। क्या बोलेंगे? अभी बुरी तरह सीएस जो है उसका खर्चा यहाँ पे ढंग से निपट नहीं रहा है और तू 50 लाख रुपए धंधा करने के लिए मांग रहा है, शर्म नहीं आई तेरे को? काय के लिए चाहिए बोले पैसा? बोले मेरे को ना एक प्रीमाइसेस लेना होगा, वहाँ पे मुझे बैठना होगा, वहाँ पे वाईफाई लगवाना पड़ेगा, फिर मेरे को एक कंप्यूटर जो है वो लगेगा और मैं वहाँ पे बैठ के अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा और स्टार्टअप शुरू करूंगा, बोले। राइट, इतना आपने बोला, ये चढ़ 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 4-5 चमाट जो है वो वहाँ पे सीधे आपको पढ़ने शुरू हो गए। राइट, लेकिन ध्यान से सुनिए भाई साहब, क्या कि आपकी बातें जो कि घर वाले कभी कभी नहीं समझ पाते हैं उनको इनक्यूबेटर समझता है। तो आपके लिए काइंड ऑफ ये लगा लीजिए एक प्रीमाइसेस जो है वो बनाया हुआ है जहां पे लाइन से टेबल लगे हुए हैं, ठीक है। आपको जाके बैठना है, बैठिए वहां पे, चार्ज लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाला, अदरवाइज कोई भी अगर आके बैठ जाएगा, ठीक है। सर बोले आपको महीने का 1000-2000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप वहाँ जाके बैठिए, बाकायदा एक टेबल एक चेयर जो है वो आपको अलॉट होगा, वहाँ पे बैठ के आपको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है करो, वाईफाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दिन भर बैठे रहो, बोले वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूख प्यास अगर आपको लगती है कॉफ़ी मांगो, फोकट में नहीं मिलेगी, पैसा लेंगे, ऑब्वियसली बात है ना। अदरवाइज कोई भी आके बैठ जाएगा, हाँ बोले मैं स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ, बोले देश का अगला अंबानी मैं ही चूँ, बोले, ठीक है। तो वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर आप प्रीमाइसेस लेने की बात करते हो तो आपको महीने का 10-12 हज़ार रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आप वाईफाई लेने की बात करते हो तो आपको 2-3 हज़ार रुपये या कम से कम 1000 रुपये वाईफाई का पे करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय को रखने की बात करते हो तो 10-12 हज़ार रुपये एम्प्लॉय को पे करने पड़ेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐसी कोई जगह मिल जाए जहां पे बैठ के आप अपने स्टार्टअप का आइडिया जो है उसको इंक्यूबेट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है इंक्यूबेटर्स। गॉट इट। तो एमपी में कितने भाई साहब? 29, ठीक है। और देखते हैं कहाँ चलते हैं, गुजरात चलते हैं, नहीं राजस्थान है, सॉरी। राजस्थान में अभी तक 3534 स्टार्टअप्स, 11 मेंटोर्स हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं सर, वहां पे दो लोग हैं जो कि आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं अगर आपका जो स्टार्टअप आइडिया है वो अच्छा होगा तो। और इंक्यूबेटर्स कितने सर? 31 गजब, ठीक है सर। चलिए फिर इसके बाद में जाते हैं महाराष्ट्र में। एमपी हो गया, ये महाराष्ट्र आ गया अपना, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, ओ माय गॉड, 19,591, यानी कि 19,500 या 19,600 लगा लो आप, 19,600 स्टार्टअप्स हैं, 136 मेंटोर्स हैं, 60 इंक्यूबेटर्स हैं और 25 क्या हैं? इन्वेस्टर्स हैं। फिर नीचे देखिए 34 क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेटर। सर ये क्या होता है? बहुत ध्यान से सर, इंक्यूबेटर जो है ना वो स्टार्टअप को पैरों पे खड़ा होने के लिए हेल्प करता है। इंक्यूबेटर क्या करता है? स्टार्टअप को पैरों पे खड़ा होने के लिए हेल्प करता है, लेकिन इंक्यूबेटर भागने के लिए हेल्प करता है। सॉरी, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट करना मतलब थोड़ा तेज चलाना, ठीक है। आपको बोले एक इनिशियल पुश यहां पे चाहिए जहां पे पैसा आपके पास में इन्वेस्टेड हो और आपके पास में प्रॉपर आइडिया हो, तो आप अपने स्टार्टअप को थोड़ा सा और स्पीड लेके आ सकते हैं। तो वो कौन करता है? एक्सेलरेटर करता है। स्टार्टअप में देखते हैं यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है क्या? 19,600 स्टार्टअप्स जो हैं, ये देखिए भाई साहब आप, ये देखिए इतने सारे स्टार्टअप्स हैं। आप इसमें अगर क्लिक करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलते जाएंगे। गॉट इट। फिर उसके बाद में इवन अगर आप मेंटर्स पे क्लिक करते हैं, अब वो बिहार वाला चालू हो गया, बिहार का देख लेते हैं।
तो बिहार में देखिए 2 लोग हैं जो कि मेंटोर्स हैं, आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं कि कहाँ कौन सी फील्ड में आप ये काम कर सकते हो। फिर उसके बाद में बिहार में इनक्यूबेटर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, 10 जो इनक्यूबेटर्स हैं, सॉरी जम्मू कश्मीर आ गए, चलो कोई बात नहीं। इनक्यूबेटर्स 3 इनक्यूबेटर्स है साहब, ये देखिए आप, सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड बिजनेस मॉडलिंग, फिर उसके बाद में CSIR IIM टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, फिर SMVDU टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जहां जाके आपको जो रिसर्च करना है, जो डेवलपमेंट करना है वो कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे ये लोग मदद भी करेंगे, हेल्प भी आपको कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। अब इसमें जाके आप थोड़ा डिटेल में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दी हुई है, तो वेबसाइट पे जाके एक बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा ज़रूर कर लीजिएगा। गॉट इट? डन। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट टेंडर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यूजुअली अगर आपको गवर्नमेंट से टेंडर लेना है तो पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होके काफ़ी टाइम हो गया। दूसरा, एक्सपीरियंस भी बताना पड़ेगा कि मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट टेंडर्स, everyone seek to acquire the government tender because of the high payment and the large projects, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं सर अगर आप गवर्नमेंट टेंडर की बात करेंगे तो, ठीक है। बट इट इज नॉट ईजी टू एक्वायर द गवर्नमेंट टेंडर, ऑब्वियसली सर। अंडर द स्कीम द स्टार्टअप गेट प्रायोरिटी, सर सबसे पहली बात तो कंपटीशन खत्म, अगर स्टार्टअप हो तो प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, सब बोले प्रायर एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड है, अलग ही प्रिविलेज मिल रहा भाई साहब। क्या क्या बोला? सबसे पहली बात प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब दूसरे जो भेड़ चाल है वो एक तरफ, कंपटीशन वाले जो रहेंगे वो एक तरफ, आप स्टार्टअप हो तो आपको क्या मिलेगी यहाँ पे? प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, और एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ये भी बात मैं आपको कर चुका हूँ ऑलरेडी। क्या बोलता है भाई साहब? opportunity to meet with the various startup stakeholder at a particular place and time. The government provide this opportunity by conducting 2 startup festival जो कि सालाना होते हैं, साल में 2 बार होते हैं, इंडिया में भी होता है, इंडिया के बाहर भी होता है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे होता है, ये देखो लिखा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस वर्कशॉप एंड द अवेयरनेस, तो बहुत ही अच्छी बात होगी वैसे। शायद आपने वो देखा होगा ना, पैडमैन में वो मतलब उसका सिलेक्शन वगैरह वहाँ पे होता है, या फिर आपने वो मूवी देखी होगी, क्या नाम था, सुई धागा में भी वहाँ पे जो सिलेक्शन वाला प्रोसेस होता है तो वो स्टार्टअप फेस्टिवल में ही रहता है। गॉट इट? डन, ठीक है भाई साहब। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टार्टअप कैन बी डन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन तीनों में से कोई एक, अगर कंपनी की बात की जाए तो आप पब्लिक कंपनी बना के स्टार्टअप की बात जो है वो यहाँ पे नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? डन भाई साहब। चलिए लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम यहां पे दिया गया है, एंड दैट इज व्हाट? स्किल इंडिया। सर वैसे तो नाम से ही चीजें जो है ना वो क्लियर हो जा रही है। सबसे पहले आपने मेक इन इंडिया की बात करी, जिसमें ये कहा गया कि चाहे इंडिया का मैन्युफैक्चरर हो या फिर इंडिया के बाहर का मैन्युफैक्चरर हो, आपको मैन्युफैक्चरिंग कहां पे करनी है? इंडिया में करनी है। फिर उसके बाद में दूसरा आपने स्टैंड अप इंडिया की बात करी, जिसमें जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या फिर कोई भी इंसान या फिर विमेन की बात अगर आप करें तो उनको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। फिर स्टार्टअप इंडिया, जिसमें यह कहा गया कि अगर आपके दिमाग में इनोवेशन है तो ऐसे केस में आप अपने इनोवेशन से एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सकते हैं, एंटरप्राइज बना सकते हैं, और इकोनॉमी के अंदर जॉब जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और फिर उसके बाद में अगला आता है आपका कौन सा? स्किल इंडिया। ये क्या कहते हैं? सो बोले एक जमाना हुआ करता था जब हम बोले ब्रिटिश लोगों के गुलाम नहीं हुए थे, ठीक है। ये इवन उस टाइम की भी बात अगर आप करेंगे तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर आप इंडिया में देखते हैं तो इंडियन क्या बोलेंगे, जो पुराना कल्चर वगैरह हमारा है वो पूरा का पूरा लगभग साफ हो चुका है। अब कोशिश ये करी जा रही है कि जो स्किल इंडिया स्कीम है उसके जरिए उसी पर्टिकुलर चीज को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कुम्हार लोग हैं जिन्होंने दिए बनाए थे, मिट्टी के बर्तन जो है उनको बनाए थे, जो कि बहुत ही लाभदायक भी होते हैं, फायदेमंद भी होते हैं और उनको इनकम भी जनरेट करके देते हैं, उसको भी बोले यहाँ पे क्या किया जाए? आगे बढ़ाया जाए।
उस चीज के हिसाब से चौथा जो पॉइंट आपका यहां पे आता है, दैट इज व्हाट, स्किल इंडिया। क्या कहता है भाई साहब, द कंटेंट्स ऑन द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC, ठीक है, टू बी इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द कंटेंट कवर्ड अंडर द अफोरसेड पॉइंट। ठीक है साहब, मतलब स्किल इंडिया में इसके बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ना है। क्या कहता है भाई साहब, सब बोले एक ऐसा कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट वाला है। सर नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 वाली कंपनी आप इसको बोल सकते हैं, जिसका मेन मुद्दा जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि समाज सेवा करना होता है। ठीक है, इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डेट। ये वाली डेट को इसका क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ। अब सर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो सेक्शन 8 कंपनी होती, लेकिन चूंकि 2008 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था तो पुराना वाला जो एक्ट आपका था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 है वो उस एक्ट के अंदर सेक्शन कौन सा होता था भाई साहब, 25 हुआ करता था। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको बनाया गया। फिर उसके बाद इट वॉज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। कौन से मॉडल पे से, इसमें बोले गवर्नमेंट का भी पार्टनरशिप है और जो प्राइवेट एंटरप्राइज वगैरह हैं उनका भी क्या है, पार्टनरशिप है। ठीक है साहब, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड द एंटरप्राइज MSDE होल्ड 49% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। 49% शेयर किसके पास में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। वो भी कौन से मिनिस्ट्री के पास में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्राइज। ठीक है, ठीक है साहब, वाइल द प्राइवेट सेक्टर हैव 51% ऑफ द शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी को आप गवर्नमेंट कंपनी का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी पार्टनरशिप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 49%, सिर्फ और सिर्फ 49%। तो इसे आप गवर्नमेंट कंपनी का नाम नहीं दे सकते। गॉट इट, ठीक है साहब। नाउ इट एम्स टू प्रमोट द स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग क्रिएशन ऑफ द लार्ज quality and for profit vocational institution. Further, the organization provides funding to build scalable and the profitable vocational training initiative. मतलब क्या भाई साहब, सीधी सीधी बात है, सुई धागा वाला जो मूवी है अगर उसकी बात की जाए तो वो इसके अंदर एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। सब बोले सिलाई मशीन से सिलाई करना, ठीक है, या और दुनिया भर की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्किल जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। अगर बोले आपको कोई काम करने का स्किल रहेगा तो ऐसे केस में आप क्या कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं नौकरी कर पाओगे। कंप्यूटर अगर आपको चलाना आता हो, कोई मशीन अगर आपको चलानी आती हो, ठीक है, या कपड़े सिलने वाली जो मशीन होती है वो अगर आपको चलानी आती हो, तो ऐसे केस में काफ़ी सारे सेंटर वगैरह जो हैं उनको बना के स्किल डेवलपमेंट का काम यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम जो है वो करने का जिम्मा किसने उठाया है, NSDC ने। गॉट द पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इट्स मैंडेट इज ऑल्सो टू अनेबल सपोर्ट सिस्टम विच फोकसेस ऑन द क्वालिटी एश्योरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रेन द ट्रेनर academies either directly or through the partnership. NSDC act as catalyst in the skill development by providing funding to the enterprises, companies and the organization that provide the skill training. It also developed the appropriate model to enhance, support and coordinate the private sector initiative. The differentiate focus on 21 sectors. 21 सेक्टर्स है जहां पे ये फोकस करता है, and its understanding of their viability will make every sector attractive to the private investment. मतलब ऐसा सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को अगर सीखा जाए तो ऐसे केस में काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सकता है, काफ़ी लोगों को स्किल के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर बोले कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कोई स्पेसिफिक स्किल को प्रोवाइड करती हो तो सेंटर प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, NSDC। अगर कोई ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी बनाई गई है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता होगा तो उसको फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा, NSDC। गॉट द पॉइंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो लगभग इसी चीज़ में वर्क करती हैं। सबसे पहला प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। सब कौशल का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, स्किल। एक ऐसा सेंटर है जो कि लोगों में स्किल डेवलपमेंट का काम जो है वो करेगा। ठीक है, नाउ वोकेशनल ट्रेनिंग नीड टू बी मेड एस्पिरेशनल
to transform India into the skill capital of the world. In line with the same, Ministry of the Skill Development Enterprise MSDE intend to establish visible and aspirational model training center. क्या बनाने की बात कर रहे हैं? मॉडल ट्रेनिंग सेंटर, जहां पे अच्छे तरीके से चीजों को सीखा जा सके और अपना काम जो है वो खुद से वहां पे किया जा सके. ठीक है. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एनएसडीसी इज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर द प्रोजेक्ट. मतलब ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मा जो है वो भी किसको दिया गया है? एनएसडीसी को दिया गया. ठीक है साहब. ना तो ट्रेनिंग सेंटर एनवीसीएस 2 क्या करता है साहब? पता ही है सर. ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है या फिर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है. लेकिन कैसे बताएंगे? सो विल क्रिएट बेंचमार्क इंस्टीट्यूशन दैट डेमोन्स्ट्रेट एस्पिरेशनल वैल्यू फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग. Focus on the element of the quality, sustainability and connection with the stakeholder in the skill delivery process. Understood the point? ये वाला काम जो है वो यहाँ पे करता है. And last but not the least is what? Transform from a mandate driven footloose model to sustainable institutional model. मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर बात करी जाए स्किल के बारे में, अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट जो कि स्किल के बेसिस पर रहेगा, जहां पे किसी भी टाइप का कोई काम करना आ गया, इवन अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं या फिर अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, तो सर एग्रीकल्चर भी हर किसी की बस की बात नहीं है. ठीक है. हाइब्रिड तरीके से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है. तो उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे चीजें करी गई. गॉट द पॉइंट? ओके. सो इसमें अगर हम बात करें फंडिंग सपोर्ट के बारे में स्किल डेवलपमेंट वाले में, तो सबसे पहली बात कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल मतलब सर जो लॉन्ग टर्म का पैसा हमको लगेगा उसकी अगर बात की जाए तो एनएसडीसी विल प्रोवाइड अ कंसेशनल सिक्योर्ड लोन. सर कंसेशनल मतलब ये कि जहां बाकी लोगों को इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% से लेके 15% तक का पे करना पड़ता है, आपको अगर आप स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेवलप करने की बात करें तो आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा लोन के ऊपर वो और भी कम लगेगा. ठीक है. फंडिंग पर सेंटर अप टू 75% ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट टू कवर द एक्सपेंडिचर ओनली रिलेटेड टू किस चीज़ को लेके? सर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट. मतलब आप जो पूरा प्रीमाइसेस अपना बनाएंगे जहां पे मशीन वगैरह आपको खरीद के लेके आनी पड़ेगी. दूसरा ट्रेनिंग असिस्टेंस, एड मतलब असिस्टेंस एंड अदर एसोसिएटेड आइटम्स, उसके लिए भी. एंड सिविल वर्क इंक्लूडिंग द सेटिंग अप फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड रिट्रोफिट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. मतलब जो पुराना स्ट्रक्चर आपका होगा उसको बोले वापस से क्या करना? फिट करना, ताकि उसको वापस से यूज में लाया जा सके. सर बोले अगर मैं यहाँ पे तीनों की बात करूं तो तीनों के तीनों लॉन्ग टर्म वाले आपके एक्सपेंडिचर रहेंगे. तो ये लॉन्ग टर्म वाले एक्सपेंडिचर में अगर मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का आपका खर्चा आता है तो बोले 75% तक का जो लोन है ये बोले आपको एनएसडीसी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, और वो भी कौन से रेट पे? कंसेशन वाले रेट पे, यानी कि जो इंटरेस्ट आपका होगा वो कम से कम यहाँ पे चार्ज किया जाएगा. गॉट इट? ठीक है साहब. फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा? ऑपरेशनल वाला स्टॉक सपोर्ट. मतलब आप काम यहाँ पे कर रहे हैं तो आपका जो ऑपरेशन रहेगा वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, उस चीज को इंश्योर करने के लिए भी सपोर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा. क्या कहता है भाई साहब? द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेंटर्स विल बी एश्योर्ड अगेंस्ट डेडिकेटेड ट्रेनिंग नंबर अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और इट्स सक्सेसर स्कीम, एनी अदर स्कीम अंडर द MSDE और NSDC. Now each of the scheme will be assured a training mandate for 3 years. मतलब 3 साल का ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे करना कंपलसरी होगा अगर ये स्कीम्स के हिसाब से बात करी जाए तो. ठीक है. अंडर द PMKV स्कीम एज पर कॉमन नॉर्म्स सब्जेक्ट टू द कैपेसिटी एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द सेंटर. मतलब डिपेंड करता है कई बार कि आपका जो सेंटर है अगर उसकी कैपेसिटी कम रही, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग जो है वो बोले प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो अकॉर्डिंगली उसमें वेरिएशन वगैरह जो है वो हो सकता है. बट फिर भी कोशिश ये करी जाएगी कि मिनिमम 3 साल का ट्रेनिंग जो है वो बोले एक बंदे को वहाँ पे करना पड़े, उसमें भी हेल्प करी जा रही है. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कौन सा? इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग. क्या बात है! मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप काम सीखने के बाद में सिर्फ इंडिया में ही काम कर पाओ, इवन बोले इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया जा सके, उसका भी स्किल जो है वो बोले आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाए. क्या कहता है भाई साहब? अ कंट्रीज एबिलिटी एंड द पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स यूथ पॉपुलेशन. बिल्कुल साहब. आपकी कंट्री में जितना ज़्यादा यूथ होगा उतना ज़्यादा आपकी कंट्री के डेवलप होने का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा रहेगा.
ये बात हम सभी लोग जानते हैं। क्यों? ऑब्वियस सी बात है सर, काम कौन करता है? यूथ ही काम करता है, ठीक है, यंग जनरेशन जो है वही काम करती है। अगर आप बच्चों की बात करेंगे तो वो अपना करियर बनाने में लगे होते हैं, और अगर आप ओल्ड एज वालों की बात करेंगे तो वो ऑलरेडी अपनी सर्विस प्रोवाइड करके रिटायरमेंट की तरफ जा चुके होते हैं। तो अगर आपकी कंट्री में यूथ वाली जनता जो है वो ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में आपकी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ हमेशा ज़्यादा रहेंगी, ठीक है साहब। Now, youth today need to be harnessed, motivated, skilled and streamlined to bring rapid progress for the country, ताकि अच्छे तरीके से वो कंट्री के डेवलपमेंट में क्या कर सके, अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको दे सके। Now, India has the relative advantage at present over other countries in terms of distribution of the youth population, even when compared to the large, fast-growing Asian economies such as China and Indonesia, the two major countries other than India, which determine the डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ एशिया। मतलब अगर बोले आप यहाँ पे बात करते हैं डेमोग्राफी के हिसाब से, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, तो चाइना और इंडोनेशिया जो है वो इंडिया से भी काफी बड़ी कंट्रीज हैं। और अगर आप एशिया की बात करें तो एशिया को रिप्रेजेंट काइंड ऑफ करती। बट उसके बावजूद अगर आप इंडिया की बात करते हो तो सर हमारे कंट्री के जो यूथ है या फिर आप लेबर की बात कर लीजिए तो लेबर हमारे यहाँ के स्किलफुल भी हैं, ठीक है, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं डिप्लॉयड भी है, काम भी कर रहे हैं, और उसमें जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम है उसका भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, मतलब घुमा फिरा के अगर बात करी जाए तो लगभग वही वाली हो गई सर। स्किल डेवलपमेंट करना और क्या करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, उस चीज के लिए जो पॉलिसी बनाई गई होगी उसकी बात करी जा रही है। क्या कहते हैं भाई साहब, रिकॉग्नाइजेस द imperative need for the skill development, NSDP was formulated in 2009। NSDP National Skill Development Policy उसको पूरे 2009 में डेवलप किया गया था। गिवन द वास्ट पैराडिग्म शिफ्ट इन स्किलिंग एंड द एंटरप्रेन्योरशिप ecosystem in the country and the experience gained through implementation of various skill development programs, a need was felt to revisit the existing policy to align the policy framework with emerging trend in the national and the international milieu. Accordingly, the government framed the national policy for the skill development and entrepreneurship 2015। मतलब ध्यान से भाई साहब, सबसे पहली बात नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी जो है 2009 में बनी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्किल को डेवलप करना, इससे एम्प्लॉयमेंट का जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होता। क्यों? सब बोले अगर किसी के अंदर स्किल डेवलप हुआ तो वो कहीं जाके जॉब कर लेगा और जॉब करके अपनी जो रोजी रोटी है वो कमा लेगा। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट ये आया कि 2014 के बाद से अगर बात की जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये कहा गया कि जब आप यहाँ पे स्किल की बात कर रहे हो तो स्किल के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे क्यों फोकस हम यहाँ पे नहीं कर रहे। गॉट द पॉइंट। तो एक पॉलिसी जो यहाँ पे बनाई गई जिसमें पहले नेशनल स्किल ये तो था ही था, बट साथ में किसको ऐड कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप को भी ऐड कर दिया। कब? 2015 के अंदर। गॉट द पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा 2009 में जो पॉलिसी आई थी उसको आप NSDP नाम दे सकते हैं, और फिर उसके बाद में जो 2015 में आई उसको नाम क्या देंगे, NSDEP, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, राइट, ठीक है साहब। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भाई साहब, सीधी सीधी बात है, स्किल जो है उसको बढ़ाना है, फिर उसके बाद में क्वालिटी वाले जो स्किल्स है उसको प्रोवाइड करना है, एंड सस्टेनेबिलिटी मतलब कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ावा मिल सके, इस चीज के ऊपर ध्यान जो है वो बोले हमको यहाँ पे देना था। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है PDOT, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसके ऊपर भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्या कहता है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या कहता है भाई साहब, गिवन द नीड टू ओरिएंट द पोटेंशियल माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर मतलब ऐसे वर्कर जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं अपना काम करने के लिए, मजदूर लोग हो गए। शायद कोरोना काल में आपने काफी बार ऐसा सुना भी होगा कि बॉम्बे से काफी सारे मजदूर वापस अपने घर की तरफ प्लान कर रहे थे, कोई यूपी जा रहा था, कोई बिहार जा रहा था, कोई राजस्थान जा रहा था, कोई हरियाणा जा रहा था, कोई पंजाब जा रहा था, राइट। तो वो सारे के सारे वर्कर जो है, जो जिनका पैदाइश कहीं और का था लेकिन काम करने के लिए कुछ से किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे शहर में जाके वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, उसे नाम दिया गया है क्या, माइग्रेंट वर्कर्स, राइट। तो सब बोले उनको जाने के पहले एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना कि अगर आप कोई दूसरे शहर में जाके काम करते हैं तो उसमें किस तरीके से आप अपना डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है।
विद रिगार्ड्स टू द लैंग्वेज, सब बोले दूसरा स्टेट आपका जो होगा वहाँ की लैंग्वेज क्या रहती है, उस लैंग्वेज में आपको सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या आपकी जो लैंग्वेज है क्या वो लैंग्वेज भी वहाँ पे समझी और बोली जाती है। फिर कल्चर क्या रहता है, डूज एंड डोंट्स क्या है इन द डेस्टिनेशन कंट्री, मतलब जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ के हिसाब से, द इमिग्रेशन प्रोसेस एंड द वेलफेयर मेजर्स। ठीक है साहब। नाउ पीडीओटी प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। सर यहाँ बोले अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं, जहां पे आप यूएई में जॉब करने की बात करते हैं, दुबई में जॉब करने की बात करते हैं, हालांकि दुबई यूएई में ही आता है, बट काफ़ी बार आपने सुना होगा कि बोले हमारे यहाँ से लोग दुबई में जॉब करने गए, बराबर है। या फिर इसके अलावा इंडोनेशिया बोल दीजिए, सिंगापुर बोल दीजिए, फिर आपका हांगकांग बोल दीजिए, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग इंडिया के जो कि वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में मैटर किसका आ गया भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स वालों का आ गया, राइट। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज एमएसडीई, इज कंडक्टिंग द पीडीओटी प्रोग्राम। एनएसडीसी इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस प्रोग्राम, मतलब इसको भी इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एनएसडीसी ही कर रहा है। ठीक है साहब। नाउ अ लॉन्गर वेरिएंट ऑफ पीडीओटी दैट इज 160 आवर्स was offered at all IISCs which consisted of the country's orientation, language and the digital literacy। मतलब सीधी सीधी बात है भाई साहब, आप किसी दूसरी कंट्री में जाके जॉब करने की बात कर रहे हो, दूसरे स्टेट में जाके जॉब करने की बात कर रहे हो, तो वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बोले नॉलेज जो है वो होना चाहिए। और वही नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए ये पीडीओटी नाम की जो चीज़ है ये आपके लिए क्या करी, प्रोवाइड करे, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए भी रहती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ट्रेनिंग आपकी जो होगी वो कितने घंटे की रहेगी, 160 घंटे की रहेगी। सर अगर मैं कहूँ कि एक दिन के अंदर 8 घंटे होते हैं, ठीक है, तो इसको बोले आप 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 दूनी 16, यानी कि कम से कम 20 डेज की ट्रेनिंग जो है ये बोले आपके यहाँ पे रहती है, 20 दिन की ट्रेनिंग। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब। उसके अलावा बोले अगर मैं शॉर्टर वेरिएंट की बात करूं तो कितना होगा, 1 डे ओनली। 1 डे इज ऑफर्ड टू ऑल माइग्रेंट वर्कर हु आर लाइकली टू डिपार्ट सून एंड रजिस्टर फॉर द ट्रेनिंग थ्रू द रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट्स। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब। नाउ पीडीओटी प्रोग्राम इज डिलीवर्ड बाय ट्रेनर्स हु हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स, मतलब उन्होंने खुद ने क्या किया है, उन्होंने ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करी है, मतलब उनको ये सिखाया गया है कि जो माइग्रेंट वाले वर्कर्स होते हैं उनको क्या क्या चीजें वहां पे बतानी है या उनको ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड करनी, तो वो लोग ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली ट्रेनिंग जो है वो क्या करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है साहब। Organized by MEA, so far 52 trainers from existing IISC and NSDC training partners have undergone the PDOT। कितने लोग ट्रेनर बन चुके ऑलरेडी, 52 पीपल आर देयर जो कि ऑलरेडी ट्रेनर बन चुके हैं। और सर अगर अगले पॉइंट की बात करूं, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर अगेन ले दे के सारी की सारी चीजें जो है वो वही वाली है, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर ऐसा इंटर्न, ऐसा आर्टिकल जो कि टेक्निकल चीज़ों को यहाँ पे सीखता है, और उसके लिए जो प्रोग्राम यहाँ पे डेवलप किया गया होगा, उसको सिखाने का जो प्रोग्राम डेवलप किया गया होगा उसको नाम दिया गया है TITP, राइट। द प्रोग्राम प्रमोट्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू द ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, technology and the knowledge among the participant countries, thereby contributing towards the human resources development। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि हमारी कंट्री से 10-12 लोग जो है वो इंडिया के बाहर जाते हैं, और वहाँ के कुछ लोग जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं, ताकि वो लोग आपस में सीख सके कि आपकी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको हम सीख पाएंगे, और हमारे कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो सामने वाले जो लोग रहेंगे वो सीख पाएंगे। गॉट इट, डन साहब। फिर उसके बाद में इट ऑफर्स ट्रेनिंग टू द वर्कर्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 3 to 5 years इन जापान्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सर जापान की बात अगर आप करोगे तो टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं काइंड ऑफ नंबर 1 पोजीशन पे है। होंडा जैसी कंपनी जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, इसके अलावा पता नहीं दुनिया की इतनी सारी कंपनीज की बात अगर करें तो उसमें जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो नंबर 1 पे है। तो ऐसे केस में जो वर्कर्स का एक्सचेंज है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं किया जाता है, ताकि इंडिया के जो वर्कर्स रहेंगे वो इंडिया के बाहर जाके उस टेक्निक को, उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ के इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो कर पाएंगे और इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। ठीक है साहब। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द मोस्ट कॉम्पिटेंट यूथ इज सिलेक्टेड एंड सेंट टू जापान टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है। फिर उसके बाद में सब बोले MSDE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस
Ministry of Foreign Affairs and Ministry of the Health, Labor, Welfare of Japan signed a memorandum of cooperation. मतलब एक ऐसा उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया है जिसमें उन्होंने ये एग्री किया है कि हम आपस में क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, राइट. Initiating the technical intern training program, that is the TIPT in India in October 2017. 2017 में ये मेमोरेंडम जो उसको क्या किया गया था, साइन किया गया था. अंडरस्टूड द पॉइंट. तो ये भाई साहब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है कि कौन सा प्रोग्राम साइन किया गया था, कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ था, या फिर कौन से मिनिस्ट्रीज के बीच में हुआ था. अंडरस्टूड द पॉइंट, डन.